नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त अरुण नागर। फिल्मी गुरु अरुण नागर के इस प्यारे से सेगमेंट में आपका आज फिर से स्वागत है। 1960 के दशक में अगर हम सुपरस्टार्स के नाम को याद करें तो आपको हैरानी होगी कि इन सुपरस्टार्स के नामों में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का नाम कहीं शामिल नहीं होता है, क्योंकि तब तक ये इतने बड़े स्टार नहीं बने थे। उस वक्त के अगर बड़े स्टार्स के नाम मैं आपको गिनवाऊं तो उन नामों में शामिल है सुनील दत्त साहब, राजकुमार, बलराज साहनी, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, राज कपूर साहब जो बहुत बड़े स्टार थे उस जमाने में, देवानंद साहब जिनके नाम से फिल्में सुपर डुपर हिट होती थी, गाइड फिल्म उसी जमाने में आई थी, और अपने दिलीप कुमार साहब। इतने बड़े स्टार थे कि इनके नाम के आगे बाकी कोई भी स्टार जो है वो छोटा नजर आता था। वो उस वक्त बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे और उनके अभिनय का जलवा हुआ करता था इस पूरे हिंदुस्तान में। ये सभी उस दशक के सुपरस्टार एक्टर्स थे। उसी दौर में बहुत बड़े जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जिनका नाम B.R. चोपड़ा साहब है, उन्होंने धर्मेंद्र को एक फिल्म ऑफर की, लेकिन धर्मेंद्र जी ने उस फिल्म को करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो बड़े भाई का किरदार निभाना नहीं चाहते थे। ये एक्सक्यूज देकर उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा साहब को उस फिल्म को करने से मना कर दिया। B.R. चोपड़ा साहब 3 भाई हैं। सबसे बड़े B.R. चोपड़ा साहब, उनके 2 भाई और हैं, धर्म चोपड़ा और यश चोपड़ा साहब। यश चोपड़ा साहब बहुत बड़े डायरेक्टर आप जानते ही होंगे, लेकिन धर्म चोपड़ा साहब भी हैं जो बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर यानी कि DOP कह लो या कैमरामैन कह लो, वो बहुत बड़े DOP थे। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को DOP बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये 3 भाई एक साथ काम करते थे। धर्मेंद्र ने साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा और हम भी तेरा से बॉलीवुड में अपना एक्टिंग डेब्यू शुरू किया था। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए धर्मेंद्र जो है वो फिल्म डायरेक्टर्स की नजरों में आ गए थे और लोग उनको नोटिस करने लगे कि हाँ भाई, एक नया लड़का, बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का है, पंजाब से आया है और ये बड़ा अच्छा एक्टर है। ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में जो भी रोल मिला वो सब एक्सेप्ट करते हुए चले गए। जो भी रोल मिला, छोटे बड़े जैसे भी कैरेक्टर मिलता है करो। अगर आप फिल्म बंदनी देखेंगे तो बंदनी जो है बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। उसमें अशोक कुमार साहब मेन लीड में थे, नूतन उसकी हीरोइन थी फिल्म की, और धर्मेंद्र जो है वो सपोर्टिंग कैरेक्टर में थे। ऐसे ही छोटे मोटे रोल करते करते 4-5 साल निकल गए। फिर धर्मेंद्र ने डिसाइड किया कि अब मैं जो है वो सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं करूंगा। तो इसी के चलते उन्होंने B.R. चोपड़ा साहब से, उनकी टीम से उस फिल्म को करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसमें उनका जो किरदार था वो बाकी 2 एक्टर्स के बड़े भाई का किरदार था। अब बात करते हैं 1965 की ये फिल्म जो है, जिस फिल्म का ऑफर धर्मेंद्र ने ठुकराया था। इस फिल्म में बलराज साहनी, सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना, शर्मिला टैगोर, ये सब लीड कैरेक्टर्स थे उस फिल्म के। और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी ये वाली, जिसको धर्मेंद्र ने करने से मना किया था। इस फिल्म की सफलता को देखकर इस फिल्म के मेकर्स ने इसे तेलुगु में भाले अब्बा यीलू नाम से बनाया था, जो साल 1969 में रिलीज हुई थी, और मलयालम में कोली लक्कम के नाम से इस फिल्म को 1981 में रिलीज किया गया। सुपरस्टार से भरी इस फिल्म को यश चोपड़ा साहब ने डायरेक्ट किया था, जबकि B.R. चोपड़ा साहब ने इसका निर्माण किया था एज अ प्रोड्यूसर, और फिल्म का नाम था वक्त। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। जब राजकुमार साहब की एंट्री होती है तो आप देखना, सफेद जूतों से उनकी एंट्री होती है, और ये जो ट्रेंड था सफेद जूतों वाला, ये उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट उसके बाद जितनी भी फिल्में आई उन सब फिल्मों में राजकुमार की अगर एंट्री होती थी, आप कभी नोटिस करना, तो पहले पैरों से सफेद जूते दिखाए जाते थे और फिर टिल्ट अप करते हुए राजकुमार का चेहरा नजर आता था। तो ऑडियंस जो वो समझ जाती थी कि सफेद जूते आ गए, इट मींस अब राजकुमार साहब की एंट्री हो गई। तो ये जलवा था राजकुमार साहब का उस फिल्म वक्त में प्ले किया था, जिस कैरेक्टर को पहले धर्मेंद्र निभाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। और ये ऐसा कैरेक्टर था जिसे निभाने के बाद राजकुमार बहुत बड़े एक्टर कहलाए और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म को B.R. चोपड़ा साहब ने करीब 1 करोड़ के बजट में बनाया था। फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जबकि वर्ल्ड वाइड जो इसका कलेक्शन था वो 6 करोड़ रुपए के आसपास था। बिछड़ने और मिलने का जो फॉर्मूला, ये बहुत फिल्मों में अपनाया जाता है। बचपन में हीरो अपने भाइयों से, माँ बाप से बिछड़ जाता है, ये आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा। सबसे पहले ये किस्मत फिल्म में आया था, अशोक कुमार साहब की फिल्म थी जो बिछड़ने का जो फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब ने
लॉस्ट एंड फाउंड यानी कि मिलना और बिछड़ने का ये ऐसा एक फॉर्मूला बना दिया जो आगे चलकर बॉलीवुड में एक मिसाल बन गया और लोग इस तरीके की फिल्में कह कह के लिखवाने लगे। जैसे नासिर हुसैन जो आमिर खान साहब के फादर हैं, उन्होंने एक धर्मेंद्र को लेकर एक फिल्म बनाई थी यादों की बारात, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। मनमोहन देसाई की तो आप जितनी फिल्में देख लो, चाहे वो धर्मवीर हो, अमर अकबर एंथनी हो, लावारिस हो, चाचा भतीजा हो, हाथ की सफाई हो, जितनी भी मनमोहन देसाई साहब की उस दौर की फिल्में थी, उन सब में लॉस्ट एंड फाउंड का जो फॉर्मूला होता था, मिलना, बचपन में बिछड़ जाना और बाद में बड़े होकर मिलना, तो ये फॉर्मूला इतना ज्यादा हिट हुआ कि मनमोहन देसाई तो अपनी हर फिल्म में लॉस्ट एंड फाउंड का ये फॉर्मूला अपनाने लगे थे। तो ये जो शुरुआत हुई थी पहले किस्मत और किस्मत के बाद वक्त से बहुत ज्यादा ये फॉर्मूला चलन में आ गया था फिल्मों में, राइटिंग में। एक पॉइंट होता था कि भाई इस तरीके की फिल्में हमको लिखवानी है और ये फिल्म हमको बनानी है जिसमें बचपन में हीरो या हीरोइन अपने परिवार से बिछड़ जाएंगे और बड़े होकर फिर वो मिलेंगे। मदर इंडिया के बाद हिंदी सिनेमा की ये पहली फिल्म थी जिसमें इतने बड़े स्टार्स एक साथ काम कर रहे थे। भारतीय सिनेमा में वक्त फिल्म को मल्टी स्टारर मसाला फिल्म की जननी कहा जाता है। जननी यानी कि माँ कहा जाता है, क्योंकि इस फिल्म के बाद ऑलमोस्ट ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर बनने लगी थी। वैसे यश चोपड़ा साहब की फिल्म दीवार में जो माँ वाला किरदार था वो इसके बाद आई थी दीवार फिल्म, तो उसमें माँ जो है वो शशि कपूर के पास ही रहती है। जब अमिताभ बच्चन बोलते हैं मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, तो शशि कपूर साहब बोलते हैं मेरे पास माँ है। तो ये माँ वाला फॉर्मूला इसमें भी था। शशि कपूर साहब के पास ही इस फिल्म में माँ रहती है और बाकी दोनों भाई इधर उधर बिछड़ जाते हैं। किसी मल्टी स्टारर फिल्म का मतलब आज के दौर में 2-3 हीरो होना, मतलब बोल देंगे मल्टी स्टारर फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में स्टार्स की, बड़े बड़े एक्टर्स की पूरी एक फौज भरी हुई थी। उनके नाम मैं आपको गिनवाता हूँ। बलराज साहनी बहुत बड़े एक्टर, सुनील दत्त साहब बहुत बड़े सुपरस्टार, साधना अपने टाइम की बहुत बड़ी हीरोइन, राजकुमार साहब एक जाने माने बुलंद अभिनेता, शशि कपूर साहब बहुत बड़े एक्टर थे, शर्मिला टैगोर, अचला सचदेव, रहमान, मदनपुरी, मनमोहन कृष्ण, लीला चिटनिस, जीवन, सुरेंद्र नाथ, सुमति गुप्ते, शशिकला, हरी शिवदासानी, मोतीलाल, मुबारक, जगदीश राज, सुरेंद्र राही और बद्री प्रसाद, ये सारे बड़े बड़े एक्टर जो है उस टाइम पे ये बहुत बिजी एक्टर्स होते थे, एक साथ बहुत सारी फिल्में करते थे, लेकिन इन सब को एक फिल्म में लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो बी.आर. चोपड़ा, यश चोपड़ा साहब ने करके दिखा दिया था। तो धर्मेंद्र जी ने राजकुमार वाला जो किरदार था, बड़े भाई वाला जो राजा चिनॉय वाला किरदार था, वो इस फिल्म में करने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई तो फिर यश चोपड़ा साहब ने एक बार और उनको एक ऑफर दिया। फिल्म का नाम था आदमी और इंसान। तो धर्मेंद्र ने बगैर कुछ सोचे इस फिल्म के लिए हामी भर दी थी। तो ये एक हिट फिल्म का जलवा होता है कि जब एक डायरेक्टर की फिल्म हिट हो जाती है तो कोई भी एक्टर चाहे वो कितना ही बिजी हो, वो डायरेक्टर से ज़्यादा नानुकुर नहीं करता और सीधा उसकी फिल्म करने को राजी हो जाता है। लेकिन जहां एक डायरेक्टर की फिल्म फ्लॉप होती है तो चाहे कितना भी उसका जिगरी दोस्त हो कोई एक्टर, वो सीधा सीधा उसको काम करने के लिए मना कर देता है। जैसे राकेश रोशन साहब ने शाहरुख खान को अपने फिल्म किंग अंकल में काम दिया, फिर करण अर्जुन में काम दिया, करण अर्जुन बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, फिर कोयला बनाई, लेकिन कोयला हो गई फ्लॉप। तो फ्लॉप का इतना बड़ा असर हुआ कि जब उन्होंने अपनी अगली फिल्म प्लान की, कहो ना प्यार है, तो उसमें शाहरुख खान को वो लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उससे पहले फिल्म जो कोयला फ्लॉप हो गई थी तो शाहरुख ने फिर डेट्स के लिए आनाकानी करके उस फिल्म से मना कर दिया था और मजबूरन राकेश रोशन साहब को, ऋतिक रोशन को ही उस फिल्म में लीड रोल के लिए मनाना पड़ा और ऋतिक रोशन अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए बिना प्लानिंग के उस फिल्म से बहुत बड़े एक्टर बन गए। तो ये किस्मत की बात होती है कि कौन सी फिल्म चल जाए कौन सी ना चले ये किसी को पता नहीं होता। ये हर फिल्म जो होती है, एक कहावत है कि हर फिल्म अपनी किस्मत खुद लिख के आती है। तो जिस फिल्म को हम सोच के बनाएंगे कि हाँ ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, अक्सर वही फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं और कुछ फिल्में ऐसी होती है जो मतलब किसी को उम्मीद नहीं होती और वो फिल्में बहुत बड़ी हिट हो जाती है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री का एक जो है चलन है, यहाँ ऐसा ही होता है। फिल्म वक्त एक तरह से किस्मत के हाथों खेला गया असली सा लगने वाला एक स्क्रीन प्ले था। फिल्म के लेखन का कार्य जो वो बिजनौर के रहने वाले मशहूर शायर और राइटर अख्तर उल ईमान और अख्तर मिर्जा, इन्होंने उसका लेखन किया था। उन दोनों ने मिलकर इस फिल्म के लिए कमाल के ऐसे सीन लिखे जिनकी बदौलत उनको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड और मिले थे। एक तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था यश चोपड़ा साहब को, दूसरा सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था राजकुमार साहब को। वो किरदार जो धर्मेंद्र ने मना कर दिया था, उसी फिल्म के लिए राजकुमार को अवार्ड दिया गया था। और तीसरा अवार्ड बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का मिला बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा साहब के जो भाई हैं धर्म चोपड़ा, उनको। इनके अलावा वक्त को बेस्ट फिल्म और
साधना को बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था उस साल। फिल्म में साधना के अलावा शर्मिला टैगोर भी हीरोइन थी। शर्मिला टैगोर जो सैफ अली खान साहब की माताश्री हैं और करीना कपूर की सास हैं। साधना ने और शर्मिला टैगोर ने पिछली सदी के 7वें दशक यानी कि सन 70 के दशक में एक जोरदार फैशन इस फिल्म के जरिए लेके आए थे। वो एक मिसाल ही बन गया। फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता था भानु अथैया ने। उन्हें कॉस्ट्यूम का काम इस फिल्म में दिया गया था और उन्होंने बखूबी वो काम बड़ी मेहनत से निभाया था इस फिल्म के लिए, वक्त के लिए। BR फिल्म्स की ये पहली कलर फिल्म थी। उससे पहले जितनी भी फिल्में इन्होंने बनाई थी वो सब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थी। तो उन्होंने खास सावधानी इस फिल्म को बनाने में बरती थी और साधना उस समय अपने करियर के बेहतरीन पीक पे थी। साधना जो है बहुत बड़ी हीरोइन उस वक्त कहलाती थी। तो भानु जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे उन्होंने चुस्त कुर्ती और सलवार के साथ साथ साड़ी के भी खास पैटर्न स्पेशल इस फिल्म के लिए, उनके कॉस्ट्यूम के लिए तैयार किए थे। तो जितने भी बड़े घराने की बहू बेटियां होती हैं उन्होंने वो अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर या टेलर या दर्जी कह लो, उनको स्पेशल टिकट खरीद के वो देती थी कि जाओ वक्त फिल्म देखो और उस फिल्म में साधना ने और शर्मिला जी ने जैसे कपड़े पहने हो वैसे कपड़े हमारे लिए सिलकर आप दीजिए। तो इस तरीके का ट्रेंड इस फिल्म ने चला दिया था जो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। हिंदी सिनेमा देखने वालों के लिए ये सब बिल्कुल नया सा था और फिल्म का एक स्विम सूट वाला सीन था, उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था उस दौर में कि मतलब इतना बोल्ड सीन वहां पर उस फिल्म में दिखाया जा सकता है। यश चोपड़ा साहब का पर्दे पर कहानी कहने का जो स्टाइल होता है ना, सबसे अनोखा होता है। मतलब बाकी डायरेक्टर सोच भी नहीं सकते, उस लेवल पे यश चोपड़ा साहब फिल्म को बनाने की प्लानिंग करते थे, उसका स्क्रीन प्ले इस तरीके से डिजाइन करवाते थे। उनकी खासियत यही रही है कि दर्शकों की अपेक्षा और उनके इमोशंस को वो हमेशा अपनी फिल्मों में जोड़ते थे। एक इमोशन का एंगल हमेशा यश चोपड़ा साहब की फिल्मों में रहा है। आप जितनी फिल्में उठा के देख लो, चाहे DDLJ हो, चांदनी हो, कोई भी फिल्म हो, उनकी एक इमोशन का तड़का वो हमेशा उन फिल्मों में लगाते थे। इवन वीर ज़ारा आप देख लीजिए। यश चोपड़ा साहब फिल्म दर्शकों की निगाहों से बनाते थे कि दर्शक क्या सोच रहे होंगे इस फिल्म के लिए, उस एंगल से वो बनाते थे। लेकिन वो जब देखते थे तो एक डायरेक्टर की नज़र से वो देखते थे, तो मतलब दिमाग में रखते थे कि यार दर्शक इस चीज़ को पसंद करेंगे, इसलिए मैं इस चीज़ का अपने फिल्म में तड़का लगा देता हूँ। तो ये एक खूबी यश चोपड़ा साहब में थी। अपने इस खास तरीके से यश चोपड़ा साहब अक्सर ऐसी बातों को भी फिल्मों का हिस्सा बना देते थे जो अगर हम वैसे सोचने लगे तो वो बहुत ही ऑड लगेगी, वाहियात लगेगी बात, लेकिन जब वो फिल्म की कहानी में उस चीज को लेके आते थे तो वो देखने में बहुत अच्छी लगने लगती थी। तो इस तरीके का जलवा था अपने यश चोपड़ा साहब का, इसीलिए वो इतने बड़े डायरेक्टर बन पाए। वक्त फिल्म में अगर देखें तो पूरी फिल्म में मदनपुरी को अगर आप देखेंगे तो ये समझ नहीं आता कि वे वाकई में घर से किसी का खून करके निकले थे। ये फिल्म का एक सीन है उस फिल्म में, या फिर पार्टी करने आए हैं। तो ये मतलब इस तरीके से उन्होंने अपना किरदार निभाया था कि ऑडियंस समझ नहीं पाती कि उन्होंने इतना बड़ा कांड इस फिल्म में कर दिया। बार बार चाकू निकाल लेना। हाँ, जब राजकुमार साहब एक डायलॉग बोलते तो वो डायलॉग हमेशा के लिए अमर हो गया कि चाकू बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है जानी, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। और ये लाइन इतनी सदी हुई, इतने बेहतरीन ढंग से राजकुमार साहब ने जो बोली, वो मतलब जो डायलॉग राजकुमार बोल सकते हैं वो डायलॉग हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में कोई नहीं बोल सकता। वो स्टाइल जो था ना वो राजकुमार साहब पे ही जचता था, फबता था। इसलिए राजकुमार इतने बड़े स्टार बने क्योंकि उनका जो बोलने का जो लहजा था वो सबसे अलग था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राजकुमार साहब फिल्मों में आने से पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर थे मुंबई में। बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये हकीकत है कि वो पहले फिल्मों में आने से पहले एक पुलिस वाले थे और कश्मीर में उनका जन्म हुआ था। तो उसके बाद किसी ने इनको बोला कि भाई फिल्मों में आप आइए, तो फिल्मों में ये आए और उसके बाद इतने बड़े स्टार बने जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन जाती है कि लोग इनसे इंस्पायर्ड होकर इस तरीके के फिल्म में आ सकते हैं और अपना करियर वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो उनका स्टाइल जो है राजकुमार साहब को वो सबसे अलग था। इस फिल्म में ये फिल्म स्टाइलिश भी थी, इसमें प्यार मोहब्बत भी थी, किस्मत का मिलना बिछड़ना भी था, कड़वाहट भी थी और परिवार का मोह भी था, बिछोह भी था, पर्वतों पे जो गाने बजाने होता है वो सब भी था। मतलब हर चीज़ इस फिल्म में थी। एक सस्पेंस भी था इस फिल्म में। और फिल्म का जो क्लाइमैक्स होता है वो कोर्ट रूम में होता है, जहाँ न सिर्फ दूध का दूध होता है और पानी का पानी हो जाता है, बल्कि खून के रिश्तों का मिलना और बिछड़ना, जो बिछड़े हुए थे उनका मिलना भी यहाँ पर हो जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों
कि बी आर चोपड़ा साहब की फिल्में, आप आजकल तो इंटरनेट पे सब चीज़ मिल जाती है, विकिपीडिया आप खोलना और उनकी फिल्में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर फिल्मों में कोर्ट रूम ड्रामा उनकी फिल्म में ज़रूर मिलता था। ये खासियत थी बी आर चोपड़ा साहब की कि हर फिल्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्ट रूम उनकी फिल्म में आ ही जाता था। तो इतने बेहतरीन ढंग से वो अदालत की जो जगह होती थी उसको दिखाते थे और ये बहुत खूबसूरती से इस कमाल को बी आर चोपड़ा अपनी ऑलमोस्ट ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने ये करके दिखाया है। मैं जब छोटा था तो मेरे गांव में कुछ वकील थे, तो वो ज़्यादातर बी आर चोपड़ा साहब की फिल्में देखते थे। मैंने पूछा भाई आप इन फिल्मों को क्यों देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोर्ट रूम ड्रामा ज़रूर आएगा, तो इसीलिए वो उनकी फिल्में देखना जो है वो पसंद करते थे। वक्त का जो म्यूज़िक था वो बहुत बेहतरीन म्यूज़िक था, पूरे साल का सबसे बेहतरीन म्यूज़िक अगर उसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इतना प्यारा म्यूज़िक था उस फिल्म का, ऑलमोस्ट सारे गाने उस फिल्म के हिट थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई गाना चला था वो मन्ना डे साहब की आवाज़ में था, ए मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। और इस गाने को पिक्चराइज जो किया गया था वो बलराज साहनी साहब के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। तो वो जो बल खाते हैं और अचला सचदेव का जो शर्माना था वो उसको भला कौन भूल सकता है। जो फिल्मों के शौकीन है उनको आज भी वो चीज़ याद होगी, वो कव्वाली है ए मेरी ज़ोहरा जबी। आप सुनिएगा, आप देखिएगा उस फिल्म के गाने को, बहुत बेहतरीन गाना है और साल का सबसे बड़ा हिट गाना था वो। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी दोस्तों वक्त फिल्म के एक किस्से को सुनाने की। मेरे एक फ़ैन ने मुझे ये मैसेज किया था कि सर किसी फिल्म का आप रिव्यू कीजिए जिसे हम देख सकें। तो वक्त फिल्म मुझे ऑल टाइम हिट लगती है, तो मैंने सोचा कि वक्त का एक किस्सा आपको सुनाऊं एक एपिसोड के ज़रिए। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी। तो अब हम बात करते हैं अपने सवाल और जवाब वाले सेक्शन की। तो सतीश बाबू हैं ये, इन्होंने मेल किया है, सर मैं सतीश कुमार सिंह सिवान बिहार से। थिएटर क्या होता है सर, एक वीडियो में बना दीजिए कि थिएटर के बारे में क्या क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो सतीश बाबू जी का जो सवाल है कि थिएटर क्या होता है बेसिकली, उसके बारे में आप समझा दीजिए। देखिए, एक्टिंग करने के दो जरिए होते हैं। एक थिएटर होता है। थिएटर क्या है कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। थिएटर में जब आप किसी थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ते हो तो वहाँ जो है एक स्क्रिप्ट होती है। उस स्क्रिप्ट पे वो लगभग 6 महीने तक रिहर्सल वो करते हैं। रिहर्सल करने के बाद उसका लाइव पिक्चराइजेशन जो है वो एक थिएटर हॉल वो बुक करते हैं, वहाँ ऑडियंस लाइव देखती है। जैसे आप फिल्म देख रहे हो, फिल्म आप टीवी पे देख रहे हो, तो वो फिल्म क्या पहले बन चुकी है। पहले बनने के बाद सब कुछ मिक्सिंग होने के बाद तब वो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन थिएटर में क्या होता है कि हर चीज़ को, हर एक्शन को आप लाइव बैठ के आमने सामने देख रहे होते हैं। सामने जो आर्टिस्ट है वो सामने आपके होंगे और ऑडियंस जो लाइव उस एक्शन को देख रही होती है। तो इस थिएटर के जो प्रोसेस है इसमें गलती करने का कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि ऑडियंस सामने बैठी है, कोई रीटेक नहीं होगा। फिल्मों में तो क्या है कि रीटेक हो जाता है, लेकिन थिएटर वाले में जो एक बार एक्शन हो गया तो वहाँ पूरा जो दृश्य है वो जो है चलता रहता है। और हर एक दृश्य जो होता है उसका बैकग्राउंड उस दृश्य के हिसाब से वो लोग चेंज करते रहते हैं। अगर कोई पहाड़ का सीन है तो पीछे पहाड़ का वो पर्दा लगा देंगे, नदी का सीन है तो पीछे नदी का एक पर्दा लगा दे। इस तरीके से हर जो सीन का जो बैकग्राउंड है वो चेंज होता रहता है। जो किरदार होते हैं वो इतने मंझ जाते हैं, क्योंकि एक ही किरदार को आप 6 महीने तक रिहर्सल करते हो और वो लोग इतने डेडिकेटेड हो जाते हैं उस किरदार को करने में कि वो इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि वहाँ कोई भी गलती करने की गुंजाइश वो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। इतना बेहतरीन ढंग से वो करते हैं। हाँ, कई बार जो है कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो आर्टिस्ट इतने मंझे हुए होते हैं कि उस गलती को वो वहीं ऑन द स्पॉट छुपा देते हैं और दर्शकों को पता तक नहीं चलता। तो इस तरीके का बेहतरीन अभिनय थिएटर में होता है। लेकिन थिएटर का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है। मतलब मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मैं गया था मंडी हाउस में दिल्ली में, तो मैंने वहाँ जब पता किया तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही बोला कि थिएटर कम से कम आपको 5 साल तक करना होगा। तो 5 साल वहाँ पर थिएटर करने के बाद फिर आपको मुंबई जाके और ज़ीरो से आपको स्ट्रगल शुरू करना था। तो इस तरीके का मामला होता है थिएटर में। और इसके अलावा जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म में काम कर देते हैं। मतलब आजकल तो इतने क्रैश कोर्स आ गए हैं कि 1 महीने का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, 3 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। ऐसे कोर्सेज एक्टिंग में आजकल अवेलेबल होने लगे हैं। लेकिन थिएटर एक लॉन्ग प्रोसेस है, कम से कम 5 साल तक आपको थिएटर जो है मिनिमम वो करना होता है। और
ये गारंटी नहीं है कि थिएटर करने के बाद ही आप स्टार बन सकते हो, गारंटी कुछ नहीं है। गारंटी ना तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट से आप एक्टिंग सीख के जाओगे तब भी कोई गारंटी नहीं है, और ना ही कोई गारंटी है कि थिएटर करने के बाद ही आपको वहाँ पर हाथों हाथ लिया जाएगा। स्ट्रगल सबके लिए बराबर ही होता है। थिएटर करने वालों को क्योंकि 5-6 साल दे चुके होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एक अटेंशन हो जाता है कि ये थिएटर से आया हुआ है। स्ट्रगल जो है वो दोनों के लिए बराबर ही होता है ऑलमोस्ट। जैसे एक आर्टिस्ट 5 साल थिएटर कर रहा है तो उसने 5 साल इधर झोंक दिया। एक दूसरा आर्टिस्ट है, उसने 1 साल का या 6 महीने का कोर्स किया और बाकी 4 साल उसने फिल्मों के लिए स्ट्रगल किया। तो उस 4 साल में उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ तक पहुँच गया, और इसने जो 0 से और 5 साल तक स्ट्रगल किया, तो दोनों बराबर ही हो जाते हैं मेरे हिसाब से। बाकी और लोग क्या सोचते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों अगर एक शिद्दत के साथ 2 लोग निकले, एक थिएटर करे और एक क्रैश कोर्स 6 महीने का, साल भर का या 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी वो कोर्स करे, और फिर ये इस रास्ते निकल जाए और फिल्मों के लिए स्ट्रगल करता रहे, धीरे धीरे करते 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 छोटे छोटे किरदार करके ये अपनी नॉलेज को ले आएगा ऊपर, और ये इधर रेगुलर थिएटर कर करके अपनी नॉलेज को ले आएगा यहाँ। तो 5 साल के अंतराल में जो 0 से शुरू होते वो ऑलमोस्ट बराबर की स्टेज पर ही पहुंच जाते हैं, अगर दोनों बंदे शिद्दत के साथ अपना रोल जो है वो निभा रहे हैं। तो ये था थिएटर के 5 साल तक मिनिमम आप थिएटर करते हैं। तो थिएटर से जितने भी एक्टर्स हैं, कुछ चुनिंदा लोगों के मैं नाम आपको बता देता हूँ, जैसे नसरुद्दीन शाह साहब और आपका ओमपुरी, सतीश कौशिक, अनुपम खेर, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब जो है थिएटर कलाकार थे। लेकिन अगर मैं सुपरस्टार्स की बात करूँ तो अमिताभ, सनी देओल, अक्षय, राजेश खन्ना, ये कोई भी थिएटर से नहीं था। तो कोई गारंटी नहीं है कि थिएटर करने से ही आप जो है स्टार बन पाओगे। इवन तब्बू आप देख लीजिए कितनी बेहतरीन अदाकारा है। अभी एक शो में मैंने उनको देखा था, उन्होंने सीधा कहा था कि मैंने कोई थिएटर वगैरह नहीं किया। तो आप देख लीजिए, कोई गारंटी नहीं होती कि थिएटर करने के बाद ही आप स्टार बन सकते हो। आप वैसे भी स्टार बन सकते हो, लेकिन आपको कहीं भी रुकना नहीं होता है। जो इंसान रुक जाता है कि साल भर, 6 महीने, 2 साल स्ट्रगल करके फिर चलो यार छोड़ के चलते हैं, तो वो कभी कामयाब नहीं होगा, चाहे वो थिएटर वाला हो या नॉन थिएटर वाला हो। अगर आप जिस दिन से आपने शुरुआत की और आगे तक, चाहे दिन कितने भी निकल जाए, आप अपना स्ट्रगल नहीं रोकते हो, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको स्टार बनने से, आपको बेहतरीन एक्टर बनने से रोक दे। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी। सतीश बाबू जी का जो सवाल था कि थिएटर क्या होता है, तो थिएटर और एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में जो सीख के जाते हैं उनका जो अंतर था वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, ये एक मेरी कोशिश थी अपने शो के ज़रिए आपके सवालों का जवाब देने की। आपको भी अगर अपना कोई सवाल फिल्मों के माध्यम से या फिल्मों के लिए पूछना है या एक्टिंग के लिए पूछना है कि कैसे शुरुआत करें, जो भी आपके एक्टिंग से रिलेटेड सवाल होंगे आप मुझे लिख भेजिए। मेरा ईमेल आईडी यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया होगा। तो आप मुझे एक ईमेल कर दीजिए, मैं उसको पढ़ूंगा और उसका अगले एपिसोड में आपके नाम से वो जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।